तो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं अपना ब्रीथिंग वाला चैप्टर लेके और यहाँ पे अपना पढ़ने वाले हैं आज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ओके। एल्वुलाई आर द प्राइमरी, एल्वुलाई जो है ना आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वुलाई जो है ना वो प्राइमरी साइट है जहाँ पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होता है, ब्लड और टिश्यू में भी होता है। ठीक है, O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखो O2 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज हो रही है किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। कोई भी इसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है। मेनली बेस्ड ऑन अ प्रेशर कंसंट्रेशन। भाई सिंपल बेस्ड है कि कंसंट्रेशन क्या है और प्रेशर क्या है। ठीक है, solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in diffusion। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि solubility of the gases, गैसेस की solubility क्या है, घुलनशीलता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। थिकनेस की बात करें कि उस एल्वुलाई की वॉल की थिकनेस क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट डाल सकते हैं डिफ्यूजन में। ओके, तो यहाँ पे देख लो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, उस गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सचर होंगी और गैसों का, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारे मिक्सचर मिलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज PO2। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं PO2 से। P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। ओके, और ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, फॉर ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन टेबल। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो दो गैसें हैं ना तुम्हारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हमने टेबल में बहुत बड़ी तरीके से लिख दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है रेस्पिरेटरी गैस। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस कौन सी हो रही है हमारे पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे आसपास एयर जो है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, तो वो है 159 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एल्वुलाई की बात करूँगा तो 104 है। अगर मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ तो 40 है। और ब्लड कौन सा भाई, डीऑक्सीजनेटेड। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगा तो 95 हो रहा है। और अगर टिश्यू की बात करेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो रहा है 40। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 0.3। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। कितना देखो, 0.3 पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाती है हमारी नॉस्ट्रिल के द्वारा, और ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, 159 है, तभी तो वो चली गई अंदर ऑक्सीजन। फिर देखो एल्वुलाई में क्या हो रहा है, एल्वुलाई में 104 है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होना बनता है भाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। मतलब एल्वुलाई की जो वॉल है वो उस वॉल को क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी। अब ब्लड में देख लो, अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितने पार्शियल प्रेशर होगा उसका, 40। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा 45। अब देखो ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब ये हो गया कि वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, उसी की तो हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। आगे देखो यहाँ पे कितना है, 95 ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 है। मतलब 95 ज़्यादा हो गया और 40 जो है वो कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टिश्यू में देखें तो टिश्यू में देख लो तुम, यहाँ पे 40 है हमारा ऑक्सीनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। तो टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो बाहर की तरफ आएगी और जो ऑक्सीजन जा रही थी ब्लड से वो टिश्यू में पहुँच जाएगी, बिकॉज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। अब यहाँ पे देख लो एक डायग्राम भी इन्होंने दिखा दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देख लो, इंस्पायर्ड का मतलब होता है कि गैस को अंदर लेना, एक्सपायर का मतलब होता है कि गैस को बाहर निकालना। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना था,
159 था ना ऑक्सीजनेटेड, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था 0.3। तो यहाँ पे देखो एल्वुलाई से दिखाया इन्होंने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg। ये यूनिट जो है ना वो याद रखना mmHg। कभी कभी क्या होता है ना, ये यूनिट गलत कर देते हैं और तुम्हारा जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, तो हमारे को यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्वुलर एयर है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 104 है, तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। ओके, अब यहाँ पे देखो अंदर बाहर हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना होता है 95 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 40 होता है। तो 95 ज़्यादा है, ठीक है, तो 95 ज़्यादा है तो ये भाई अंदर ही रहेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है तो वो बाहर की तरफ जाएगा बिकॉज पार्शियल प्रेशर। फिर यहाँ पे हमने टिश्यू में देखा था, टिश्यू में और वेन का जो होता है ना वो सेम रहता है। तो टिश्यू में कितना था ऑक्सीजन जा रहा था 40, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसका 45 जा रहा था। तो 45 यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ रह जाती है गैस, ठीक है। तो ये डायग्राम तुम्हारे को समझ में आ गया होगा आई होप। तो बाकी ये देखो एल्वुलस है, ये इन्होंने नाम लिख दी, ये पल्मोनरी वेन, वेन समझ रहे हो। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेन, अगर हम सिर्फ वेन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और अगर मैं आर्टरी की बात करता हूँ तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर मैं पल्मोनरी वेन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उस पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा हूँ, आर्टरी पल्मोनरी जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। याद रखना ऑपोजिट होता है। ओके, तो डायग्राम हमारा क्लियर हो चुका है, आगे देख लो। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बोल दिया कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। वी नो डैट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ठीक है, हम जानते हैं कि टिश्यू से ब्लड तक एंड ब्लड टू एल्वुलाई, ब्लड से कहाँ एल्वुलाई तक, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन डेट ऑफ O2, ऑक्सीजन से कितना ज़्यादा होता है 20 से 25 टाइम हायर होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के द्वारा, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इन मच हायर कंपेयर्ड ऑफ डेट ऑफ O2। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हायर होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से हायर। देखो ऑक्सीजन का कितना था यहाँ पे 104 था और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 था, तो हायर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर्स लेयर। देखो डिफ्यूजन की हम बात कर रहे थे, तो वो मेम्ब्रेन भी आ चुकी है। वो उस मेम्ब्रेन, देखो उस मेम्ब्रेन का नाम क्या रख दिया उन्होंने, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। नेमली थिन स्क्वामस, यहाँ पे उन्होंने नाम बता दिए, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वुलर, ठीक है, कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे 3 लेयर इन्होंने बताई हैं। एक हमारे पास है थिन स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज जिसके अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और तीसरा हमारे पास है बेसमेंट, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cells of capillaries in between them। देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी दिखा रखा है, बेसमेंट ये हो गया जो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एल्वुलाई के और कैपिलरीज के बीच में जो जगह खाली दिख रही है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। बाकी ये देख लो एंडोथीलियम हो गई और ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, याद रखना ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम है, ओके। और ये हो गई स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल्व। ये याद रखना कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो किसकी है, एल्वुलर वॉल की है, ठीक है, ना कि कैपिलरी की है, ओके। आगे देखो इन बिटवीन देम हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। तो ये बोल रहा है कि इसकी जो थिकनेस है वो मिलीमीटर से भी कम होती है, अप्रॉक्स 1 होती है शायद। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड डेट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। ये बोल रहा है कि फेवरेबल कंडीशन होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रही है, ऑक्सीजन O2 फ्रॉम एल्वुलाई, एल्वुलाई में जाएगी, एल्वुलाई से टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वुलाई में आती है गैस है, ठीक है। आगे देख लो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
गैस का क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना। ब्लड इज द मीडियम, ब्लड क्या है भाई, मीडियम है एक, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, किसको ट्रांसपोर्ट करने का, मीडियम है, O2 और CO2 गैस को, ठीक है। अबाउट 97% ऑफ O2, 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBCs इन द ब्लड। 97% ऑक्सीजन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसीज के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिमेनिंग 3%, जो 3% बचा ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जो 3% बचा है तुम्हारे पास ऑक्सीजन, वो किसके द्वारा जाता है, प्लाज्मा के द्वारा जाता है, ओके। नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के द्वारा जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। 70% ऑफ इट्स कैरीड एज बाइकार्बोनेट, 70% जो बचा है हमारे पास 70% वो किसके द्वारा जाएगा, कैरी करेगा बाइकार्बोनेट की तरह, ठीक है। अबाउट 7%, अभी भी 7% हमारे पास बचा है, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। या ये बात याद रखना कि 7% जो बचा था हमारे पास वो प्लाज्मा के द्वारा डिजॉल्व होके बहता है, ओके। समझ में आ गया तुम्हारे को। देखो ऑक्सीजन तो वो 97% आरबीसीएस के द्वारा जा रही थी, 3% ऑक्सीजन जो कैरी हो रही थी वो प्लाज्मा के द्वारा हो रही थी, डिजॉल्व घुल के, ठीक है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के द्वारा जा रही थी और 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा जा रही थी, और जो 7% बची थी हमारे पास 7% वो प्लाज्मा के द्वारा डिजॉल्व होकर जा रही थी आगे की तरफ, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे देख लो। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड, हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड क्यों होती है भाई, हमारे को पता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, पता है। प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ये भी पता है कि आरबीसीज के अंदर होता है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन किससे जुड़ती है, बाइंड का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। किससे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। इन अ रिवर्सिबल मैनर, कैसे मैनर में, रिवर्सिबल मैनर में, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो वो 4 है, ठीक है। एक अगर मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल है अगर हीमोग्लोबिन का, तो कितने मॉलिक्यूल ले जा सकता है ऑक्सीजन के, तो वो 4 ले जा सकता है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। फिर देखो O2 बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन जो हो गया, हाइड्रोजन आयन H+, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हो गया, फैक्टर है ये, ठीक है। कैन इंटरफेयर विद इस बाइंडिंग, ये बताते हैं कि बाइंडिंग कितने अच्छे से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। टेम्परेचर हो गया और हाइड्रोजन आयन H+। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि ए सिग्मॉइड कर्व बनाएगा, ऑब्टेन करेगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अगर बन रहा, अगेंस्ट बन रहा है द PO2, वहाँ पे शो करेगा तुम्हारे पास ग्राफ, सिग्मॉइड ग्राफ। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। बात समझ में आ रही तुम्हारे को कि इसके अंदर 2 तरीके के कर्व बनते हैं, सिग्मॉइड कर्व। देखो एक जो है ना, ये तो बीच का दिखाया उन्होंने, मिडल वाला, एक जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ इस पर, एक ऊपर की तरफ चले जाता है और एक नीचे की तरफ चले जाता है, इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास लेफ्ट लंग्स होता है और राइट लंग्स होता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो लेफ्ट है, अब मान लो ये जो है हमारे पास, ये जो है वो राइट है, ठीक है, और ये जो है वो लेफ्ट है, तो ये वाली जो ग्राफ है वो लेफ्ट लंग्स को शो करेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला जो है वो राइट लंग्स को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे को
ग्राफ देखने को मिल जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ग्राफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर लंग्स में हो रहा है तो हमारे को ऊपर जाते हुए है, मतलब कहाँ पे शिफ्ट होगा ग्राफ हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर मान लो टिश्यू में हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। याद रखना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है तो लंग्स का शो करेगा, और अगर राइट हैंड साइड पे हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू पे हो रहा है, ठीक है, ग्राफ शो। आगे देखो, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर लाइक PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर है, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज हाई PO2, जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा है, हाई है, हाई है। लो PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा रहेगा, लो रहेगा। देखो एल्वुलाई के अंदर 104 पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, और 0.3 पार्शियल प्रेशर, 0.3 रहता है ना, मेरे को मैं देखता हूँ एक सेकेंड, 0.3, ओके 0.3 नहीं 40 रहता है। कितना रहता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, 40 रहता है, ठीक है। और लेज़र H+ कैसा रहेगा, H+ की कंसनट्रेशन कैसी रहेगी, कम रहेगी। एंड लोअर टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। देखो ये 4 फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये पूछा जा सकता है कि हाई पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कैसी होती है H+ की, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए वहाँ पे कंसंट्रेशन लो होती है। टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा ना लंग्स में तो लंग्स भाई जल सकते हैं, ऐसा सोच लो एक बारी, ठीक है। इसी तरीके से H+ वहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा नहीं कर सकते हम, इसलिए वहाँ पे एसिडिटी कम होती है, लेस होती है। लो PCO2 होता है, सब कुछ लो होता है लंग्स में। लेकिन हाई एक चीज़ होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल, कैसे होते हैं सब, फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ये सारे के सारे फेवरेबल हैं। वेयर इज इन द टिश्यू, अगर हम टिश्यू की बात करें, ठीक है, अगर हम टिश्यू की बात करें, वेयर लो PO2, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए हम टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और ज़्यादती किसकी होती है, हाई PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल हाई होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया। और हाई H+ कंसनट्रेशन भी हाई हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर भी होगा। तो यहाँ पे हमारे को ये बात याद रखनी है। वैसे बहुत ईजी तरीके से मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, एक सेकंड को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ राइट से। देखो अगर लंग्स की बात कर रहे हैं हम, तो लंग्स में सिंपली बात यह है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, लेसर H+ कंसनट्रेशन रहेगी, और टेम्परेचर भी कम रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे हम लंग्स के अंदर तो लंग्स जल जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखोगे तो याद नहीं रहता ना, कभी कभी भूल जाते हैं, तो ये चीज़ याद रहेगी कि लंग्स में हम टेम्परेचर को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन टिश्यू में हम बढ़ा सकते हैं। हायर टिश्यू, देखो यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं, हाई कंसनट्रेशन बढ़ा सकते हैं H+ की, और हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हाई होता है, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कैसा होता है, लो रहता है, ओके। आगे देखो, एग्जिट द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारी कंडीशन फेवरेबल है। अगर ऐसा हो रहा है टिश्यू के अंदर तभी तो तुम उसको ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे। पता लगे वहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो तुम वहाँ पे ऑक्सीजन दोगे, कभी नहीं दोगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को देने की फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फ्रॉम दी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बॉन्ड टू दी हीमोग्लोबिन। इससे भैया हमें सीधे सीधे बात पता लग रही है कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाता है या बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन से इन द लंग सरफेस, लंग के सरफेस पे, एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, और टिश्यू के पास जाके डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। एवरी 100 ml, हर 100 ml में ऑक्सीनेटेड ब्लड, हर 100 ml के ऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कैन डिलीवर 5 ml। ये बात याद रखना कि अगर 100 ml तुम्हारे पास क्या है, ब्लड है, तो उसमें कितनी कैरी होगी ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन कैरी होगी, ठीक है। 100 ml ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन कैरी होती है, ठीक है। टू द टिश्यू अंडर आर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन,
वो जो इंसान है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तब ऐसा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो 5 से 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जैसे कोरोना वायरस चल रहा था तो वहाँ पे 100 ml में उनको 3 ml भी देखने को मिलती होगी, 2 ml भी देखने को मिलती होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, इतनी बात समझ में आई तुम्हारे को? आगे बढ़ें। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज अ कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोला यहाँ पे, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बोला। याद रखना, याद रखना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जब हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो उस हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं? तो उस हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। अबाउट 20 to 25%। कितनी जुड़ती है भाई? 20 से 25% जुड़ती है, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। ये भी भाई रिलेटेड किससे? पार्शियल प्रेशर से ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग व्हेन PCO2 इज हाई। देखो, पार्शियल प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो अफेक्ट करेगा, एंड PO2 इज़ लो अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा एज इन द टिश्यू, जैसे कि तुम टिश्यू में देखते हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अ मेजर फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है विच कुड अफेक्ट, जो अफेक्ट कर सकता है बाइंडिंग में, ठीक है, जुड़ने में। आगे देखो पॉइंट लगा दिया इसमें, व्हेन PCO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, जब हाई होगा और इसका लो होगा, जैसे कि टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर्स व्हेन द PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। देखो क्या बोल रहा है, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब ज़्यादा बाइंड होगी? व्हेन द PCO2 इज लो, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन इज हाई, एज इन द एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कब ज़्यादा बाइंड करती है, क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कब ज़्यादा बाइंडिंग करती है। तो तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग ज़्यादा करती है और ऑक्सीजन कैसी होती है? हाई होती है, जैसे कि एल्वुलाई में। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ गई है, तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। वी नो डेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ बॉन्ड टू हीमोग्लोबिन, जो कि किससे बॉन्ड हो रही है? हीमोग्लोबिन से हो रही है। फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से इज डिलीवर्ड एट द एल्वुलाई, टिश्यू से हम लेके आ रहे हैं और डिलीवर कहाँ कर दे रहे हैं? एल्वुलाई में लाके दे दे रहे हैं। RBCs कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो RBCs बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कंटेन करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड मिनट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और जो प्लाज्मा होता है वैसे भी देखने को मिलता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे उन्होंने देखो डायरेक्ट वो रिएक्शन दिखाई है, थोड़ी रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है? वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंट में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बन रहा है हमारे पास? H2CO3, H2CO3। अब H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस बन के वापस से क्या बन गया हमारे पास? HCO3 निगेटिव प्लस H प्लस। यहाँ पे देखो HCO3 निगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट बन गया और H प्लस आयन बन गया, H प्लस आयन बन गया, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तुम्हारे को H प्लस की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब ये चीज़ कहाँ पे हो रही है? टिश्यू में हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? टिश्यू से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं तब ऐसा होता है। तो वहाँ पे H प्लस की कंसनट्रेशन कैसी होती है? ज़्यादा होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लाज्मा से होता हुआ जाता है तो सिंपल ऐसे नहीं जाता है कि CO2 ऐसे ही बह रहा है, वो CO2 प्लस H2 जुड़ जाते हैं, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में H2CO3 बना लेते हैं, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में HCO3 निगेटिव और H प्लस बनाते हैं, फिर ये बह के जाएंगे तुम्हारे एल्वुलाई तक। एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, ये बोल भी रहा, देखो मैंने अभी बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो हाई होगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कि वहाँ पे एक रिएक्शन चल रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे ग्लूकोज बना रहे हो ऑक्सीजन से तुम, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, CO2 किस में डिफ्यूज हो रहा है? ब्लड के अंदर हो रहा है। RBCs एंड प्लाज्मा, किस किस के अंदर? RBCs के अंदर और प्लाज्मा के अंदर। एंड फॉर्म HCO3,
HCO3 नेगेटिव एंड H प्लस आयन, जो कि तुमने रिएक्शन में देख लिया ऑलरेडी। एट द एल्वुलर साइड वेयर PCO2 इज लो, एल्वुलर साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, कम होता है। द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ही एल्वुलाई में पहुंच जाओगे ना ये चीज़ HCO3 और H प्लस लेके, तो ये वापस से उल्टी रिएक्शन चलने लगती है। मतलब H प्लस CO3 ये सब मिलके H2CO3 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा CO2 प्लस H2 बन जाएगा। CO2 तुम्हारी बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन पानी रह जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा ना, उसका पार्शियल प्रेशर, तुरंत रिएक्शन जो है वो उल्टी चलने लगती है। ओके, opposite direction, okay, CO2 and H2O, thus CO2 trapped as bicarbonate, वही बता रहा है कि बाइकार्बोनेट में जाएगी एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू दी एल्वुलाई इज रिलीज और टू CO2। लेकिन जब ये एल्वुलाई से रिलीज होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है। एवरी 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड, हर डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ गए? 5 ml तुम दे रहे थे उसको ऑक्सीजन 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड में, लेकिन 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड में तुम्हारे को कितनी देखने मिल रही है, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेटर होता ना, तो वही है रेगुलेट करेगी रेस्पिरेशन को। कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेटरी रिदम है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम, एबिलिटी हमारे अंदर इतनी ताकत है, ठीक है। टू स्वेट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, जैसे बॉडी टिश्यू की डिमांड होगी उस हिसाब से हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम, ये किसके द्वारा होता है, न्यूरल सिस्टम के द्वारा होता है। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला, देखो एक स्पेशल ऑर्गन है हमारे पास ब्रेन के अंदर जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ये वो एक ऐसा ऑर्गन है जो भाई क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को ऑफ द ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इस मेडुला ऑब्लंगाटा को हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये प्राइमरी है, सबसे पहले अगर कोई भी वर्क करता है तो मेडुला ऑब्लंगाटा काम करता है रेस्पिरेटरी को रेगुलेट करने में। अनदर सेंटर प्रेजेंट, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है इन द पोन्स रीजन। अगर तुमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि अगर तुम नोट्स पढ़ के मेरे NCERT पढ़ने के लिए आए हो तो तुम्हारे को पता होगा कि पोन्स भी एक रीजन होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पोन्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इस सेंटर का नाम हमने क्या दिया, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये भी क्या करता है, रिदम मतलब रेस्पिरेटरी रिदम को बनाए रखता है, सेंटर है, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर रेस्पिरेटरी रेट। मतलब ये क्या बोला इसने कि ये रिड्यूस कर सकता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर मतलब जो तुम्हारी रेस्पिरेटरी करने की मतलब जो क्षमता है उसको कम कर सकता है, इंस्पिरेशन सांस लेने की क्षमता को कम कर सकता है। अ कीमो सेंसिटिव एरिया, अब क्या बोल रहा है, एक केमिकल सेंसिटिव एरिया है, is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive of CO2, जो कि CO2 से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। एंड हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन से भी इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ना तो तुम्हारी जो इंस्पिरेशन करने की जो क्षमता है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, तुम सांस बहुत तेज़ लेने लगोगे। या मान लो हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है, तब तुम सांस बहुत ज़्यादा लेने लगोगे, ठीक है। और ये हाईली सेंसिटिव होता है, इसको पहचान लेता है। अब देखो यहाँ पे लिखा होगा आगे, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोटिक आर्क या हम बोल सकते हैं और कैरोटिड आर्टरी, ये जो है ना
ये भाई साहब रिकॉग्नाइज़ कर लेती हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की क्षमता जो है वो बढ़ गई है, हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो भाई सांस लो, जल्दी जल्दी सांस लो, कहीं ऐसा ना हो कि हार्मफुल गैसेस हमारे बॉडी के अंदर हो और हम मर जाएं। ठीक है, चेंजेस इनटू CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, वो सारे के सारे सेंड कर देगी नेसेसरी सिग्नल्स टू दी रिदम सेंटर। किसके पास कर देगी? रिदम सेंटर के पास। और फॉर रेमेडियल एक्शन, तुरंत एक्शन कर दे भाई, क्योंकि अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसका मतलब तुम्हारे टिश्यू के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और तुम्हारी, समझ रहे हो, डेथ हो सकती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनफिशिएंट। देखो ऑक्सीजन का जो रेगुलेशन है वो शांति से होता है, कोई वो ऐसा नहीं है चिल्ला चिल्ला के हो रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है कि उसे ही पता लग गया है, H+ बढ़ रहा है तो उसको भी पता लग गया, उसे भी पता लग गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज नहीं, आज तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमें डिसऑर्डर पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे कि हम लिखा अस्थमा, ठीक है, एक डिसऑर्डर है। इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भाई डिफ़िकल्टी हो, तो मैं सांस ले रही हो, दिक्कत सी पैदा हो रही है। कॉज वीजिंग, ठीक है, एलर्जी टाइप की, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और तुम्हारी जो ट्राइकिया है ना, या ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो है वो कैसे हो रहे हैं? इन्फ्लेमेशन हो रहा, मतलब सूज गए। ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई हो गई, और ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये जो है ना वो इन्फ्लेमेशन कर गए, मतलब सूज गए हैं, तो भाई अस्थमा हो जाता है। हम ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। आगे देखो सेकेंड डिसऑर्डर, ठीक है, सेकेंड दिक्कत क्या आ सकती है? देखो एम्फेसेमा इज़ अ कॉर्निक डिसऑर्डर। क्या है ये? कॉर्निक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल आर डैमेज। इसके अंदर एल्वुलर वॉल जो है, एल्वुलाई की वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। अगर सिगरेट स्मोकिंग तुम कर रहे हो, हुक्का पी रहे हो, गांजा फूक रहे हो, तो भाई एम्फेसेमा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा और एल्वुलर वॉल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, तो भाई तुम्हें एम्फेसेमा की डिसीज हो जाएगी। लास्ट हमारे पास डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टन इंडस्ट्रीज। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडर होता है ना, वो दीवार काटने काम आता है। स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थरों को काटने का काम में आता है। सो मच डस्ट, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप, ठीक है, कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन के हिसाब से हम बिल्कुल पूरे के पूरे नहीं लड़ सकते, उनसे डिफेंस नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज इन्फ्लेमेशन। देखो अगर तुम लंबे समय से काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल धक्काड़ उड़ती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, क्या हो जाते हैं? फाइब्रोसिस हो जाते हैं, या प्रोलिफिल्ट्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड थस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। और भाई इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। देखो सिगरेट पीने से हमारे लंग्स डैमेज जो होते हैं, एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, जो है वो फाइब्रोसिस हो जाता है उसके अंदर। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मास्क